जैसा कि अध्याय संख्या 2 के अंतर्गत हमने पाचन तंत्र का एवं श्वसन तंत्र का संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। अब हम अध्ययन करेंगे मानव परिसंचरण तंत्र। अगला हमारा टॉपिक रहेगा मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र से हमारा तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थों को, जैसे विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, पोषक पदार्थों एवं हार्मोन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने एवं जो हानिकारक एवं विषैले पदार्थ हैं या जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने का जो कार्य है वह मानव परिसंचरण तंत्र के माध्यम से किया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम निम्नलिखित अंगों को सम्मिलित कर सकते हैं। इसके अंदर जो हमारा प्रारंभिक अंग होगा वो होगा रक्त, हमारे शरीर में पाई जाने वाली शिराएं, धमनियां, हृदय एवं अत्यंत महीन केश नलिकाएं और लसिका तंत्र भी इसके अंदर सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत लसिका वाहिका एवं लसिका तंतुओं को भी सम्मिलित कर सकते हैं। हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वह बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, जिसके अंतर्गत शिराओं एवं धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक उपयोगी एवं अनुपयोगी पदार्थों का स्थानांतरण किया जा सकता है। मानव परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण घटक है या जो घटक अंग है वह रक्त है। रक्त एक महत्वपूर्ण तरल संयोजी ऊतक माना जाता है। महत्वपूर्ण तरल संयोजी ऊतक है यह। इसका जो लाल रंग है वह हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण से होता है। नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण इसका जो रंग होता है वह लाल होता है। इस हीमोग्लोबिन का जो निर्माण होता है वह आयरन तत्व की उपस्थिति के कारण से होता है। आयरन को लौह तत्व भी कहा जाता है और हम जब लौह तत्व युक्त भोजन का सेवन करते हैं तो हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है। इसके अंदर रक्त का जो प्रमुख कार्य जो होता है वह विभिन्न प्रकार के हार्मोन एवं एंजाइम्स का आदान प्रदान करना, O2 एवं CO2 का आदान प्रदान करना, पोषक एवं अपशिष्ट पदार्थों का स्थानांतरण करना, रक्त का प्रमुख कार्य माना जाता है। रक्त की बनावट को ध्यानपूर्वक देखा जाए तो रक्त को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। इसके दो प्रमुख भाग होते हैं रक्त के। एक तो इसका तरल भाग जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, इसको प्लाज्मा कहा जाता है। और दूसरा होता है इसका ठोस भाग जो कणिका के रूप में होता है। कणिका के रूप में इसमें जो तरल भाग होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, इसकी रक्त के अंदर कुल मात्रा 55% तक होती है। प्लाज्मा जो कि रुधिर का तरल भाग है, इसकी मात्रा कुल 55% तक पाई जाती है। इसमें 92% पानी होता है। इसमें भी 92% पानी एवं 8% कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक होते हैं।
यौगिक इसमें पाए जाते हैं। तो यह प्लाज्मा के बारे में हमने थोड़ा सा अध्ययन किया। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे इसके कणिकाओं वाले भाग में। इसका जो कणिकाओं वाला भाग होता है, इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की कणिकाएं होती है। यह इसका ठोस भाग है, ठोस भाग जो मूल रूप से कणिकाओं के रूप में होता है। मुख्य रूप से रुधिर के अंदर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। तीन कणिकाओं के अंदर फर्स्ट नंबर पर आती है लाल रुधिर कणिकाएं। दूसरे नंबर पर आती है श्वेत रुधिर कणिकाएं। और जो तीसरे नंबर पर आता है बिंबाणु। ठीक है, हमने देखा रुधिर कणिकाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरे नंबर पे आती है श्वेत रुधिर कणिकाएं और तीसरे नंबर पे आता है हमारा बिंबाणु। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि हमने रुधिर कणिकाओं की जानकारी प्राप्त की, रुधिर कणिकाओं में सर्वप्रथम आती है लाल रुधिर कणिकाएं। किस प्रकार से होती है देखो लाल रुधिर कणिकाएं, उसकी संरचना और बनावट के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है जो आयरन की उपस्थिति में बनता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। यह वर्णक आयरन की उपस्थिति में बनता है। यह ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के सभी अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन गैस को पहुंचाने में मदद करता है। फिर अपन जो सेकंड लेंगे इसके अंदर पॉइंट है कि लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 दिनों तक का होता है। इसका जीवन काल 120 दिनों तक रहता है। इसका जो निर्माण है वह अस्थि मज्जा में होता है। हमारे हड्डियों के भीतर में बोन मेरो नामक पदार्थ पाया जाता है जिसे अपन अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। तीसरी जो चीज वह यह है कि लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है वह कुल कणिकाओं के 99% भाग में पाई जाती है। 90% भाग में पाई जाती है। इनका जो 90% से अधिक भाग में पाई जाती है। इसके आकार के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसका जो आकार होता है गोलाकार या तस्त्रीनुमा होता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन कोशिका होती है, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। अगला देखते हैं हम लाल रुधिर कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, इसी कारण से इसका कलर लाल होता है और ये ऑक्सीजन के साथ में बंधुता प्रकट करती है, यानी ऑक्सीजन के साथ में बहुत जल्दी रासायनिक अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है
इसका जीवन काल 120 दिनों तक का होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। 90% से भी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। यह गोलाकार या तस्वीरनुमा आकार की होती है। ये केंद्रक विहीन अवस्था में पाई जाती है। इसे इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। फिर आगे हम जो है अध्ययन करेंगे लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में, श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में। श्वेत रुधिर कणिकाएं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, श्वेत रुधिर कणिकाएं ल्यूकोसाइट होती है, यानी कि रंगहीन अवस्था में पाई जाती है। तो इसका एक और नाम हो गया ल्यूकोसाइट। इसके अंदर जाएं तो हमें इसकी जो संरचना दिखती है, यह केंद्रक से युक्त संरचना है। यह केंद्रक युक्त संरचना है, लेकिन अनियमित आकार वाली होती है। अनियमित आकार वाली होती है। ये संरक्षी कोशिकाएं होती है, हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, इसलिए इसे प्रतिरोधी कोशिकाएं भी कहते हैं। इन्हें प्रतिरोधी कोशिकाएं भी कहा जाता है। फिर है अगला, देखो इसके अंदर जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, वह हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने में मदद करती है। और ये दो प्रकार की होती है। प्रकार इनके दो होते हैं। पहला तो होता है कणिकाणु, और सेकंड नंबर पे होता है अकणिकाणु। जो कणिकाणु प्रकार की कोशिकाएं होती है, वे भी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है न्यूट्रोफिल, दूसरा है इयोसिनोफिल, और तीसरे नंबर पर आता है बेसोफिल। ये कणिकाओं में 3 प्रकार की होती है, ठीक है। और अकणिकाओं के अंदर मुख्य रूप से यह भी 2 प्रकार की होती है। वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आएगा लिम्फोसाइट, और सेकंड नंबर पे होती है मोनोसाइट। इसमें लिम्फोसाइट कोशिकाओं को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। लिम्फोसाइट, इसे भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे है बी लिम्फोसाइट, दूसरे नंबर पर आता है टी लिम्फोसाइट, और तीसरे नंबर पर आता है महाभक्षक। महाभक्षक कोशिका जो तीसरा प्रकार है, ठीक है। अकणिकाओं में 2 प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट में 3 प्रकार होते हैं, बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं, टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं एवं महाभक्षक कोशिकाएं भी इन्हें कहा जाता है। ये जो मोनोसाइट प्रकार की कोशिकाएं हैं, वे आगे चल करके महाभक्षक कोशिकाओं में बदल जाती है। ये आगे चल करके महाभक्षक कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाया करती है। इसके अलावा श्वेत रुधिर कणिकाओं में मुख्य रूप से न्यूट्रोफिल और महाभक्षक कोशिकाएं, ये जो दोनों प्रकार की जो कोशिकाएं होती है, यह हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने का कार्य करती है। मोनोसाइट कोशिका, महाभक्षक, इन्हें महामारक कोशिकाएं भी कहते हैं। जब हमारे शरीर के ऊपर किसी भी प्रतिजन का आक्रमण होता है, तो इस स्थिति के अंदर ये श्वेत रुधिर कणिकाएं एक्टिव हो जाती है और उन प्रतिजनों के साथ में अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया करके उन्हें पूर्ण रूप से समाप्त करने का कार्य कर देती है।
आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।